नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चा पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज पहली खबर राजनीति से है, समाजवादी पार्टी से है। उसको जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था 1.5 साल पहले, 7 विधायकों ने धोखा दिया था, बगावत कर दी थी और भाजपा के पक्ष में वोट दे आए थे। 1.5 साल बाद 3 विधायकों को अखिलेश यादव ने अब पार्टी से निकाल दिया है। 1.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इसकी याद आई कि इनको निकाला जाए? तो अखिलेश यादव की इसके पीछे क्या रणनीति है? क्योंकि लोग इस घटना को भूल चुके थे और ये मान रहे थे कि ये सब तो भाजपा के साथ चले गए हैं, अब उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन 4 को छोड़ दिया और 3 को निकाल दिया। ऐसी चर्चा ये है कि ये जो 3 विधायक निकले हैं, एक तो ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी कर रहे थे। दूसरा, उसमें से मनोज पांडे मंत्री बनने के बहुत प्रबल दावेदार थे, तो उनको मुक्त कर दिया कि अगर वो चाहें तो जाके वहाँ पर मंत्री बन जाएं। सपा में लौट के आ नहीं सकते, सपा में अब उनकी कोई सहज उपयोगिता भी नहीं है। तो अखिलेश यादव ने सोचा कि इनको मुक्त कर दो, अब 1.5 साल विधानसभा चुनाव का बचा भी है, वहीं जाके अपनी किस्मत आजमावें। लेकिन राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ओबीसी का एंगल है, पीडीए का एंगल है, या उनकी प्रति कुछ नरम रवैया है? क्या इनमें से कुछ लोगों को फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है महाराजी प्रजापति, वो तो वोटें देने नहीं आई थी और उसका फायदा उनको मिला कि कम से कम गायत्री तब से अस्पताल में आराम कर रहे हैं जेल के बजाय। तो भाई सरकार अगर कुछ इधर से लेती है तो उधर से कुछ देती भी है। इसी तरह से मामला रहा है बरेली से विधायक रहे शहजील इस्लाम का। उनके पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चल गया था और जब वो राज्यसभा का वोट देने गए थे तो उनका वोट अनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वोट पे लिख दिया था पीपी। अब पीपी मतलब पेट्रोल पंप हुआ और क्या हुआ वो जाने। तो वो भी एक तरह से कहा जाए दबाव में मामला था। लेकिन जब से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं, पीडीए का जो सिक्का चला है अखिलेश यादव का, उसके बाद से वो ओबीसी और दलित समाज पर लगातार फोकस बढ़ा रहे हैं और उसको ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि उनके समाज के विधायकों को उन्होंने धोखा मिलने के बाद भी कोई सजा नहीं दी है। तो ये इसके पीछे एक मकसद है। लेकिन अब फिलहाल समस्या इस बात की है कि जो लोग बगावत करके भाजपा में गए वो अपनी पोजीशन को वहां पर बरकरार रख पाएंगे? केंद्र से जो आशीर्वाद उनको मिला था वो उनकी सीट बची रह पाएगी? उनके सामने एक बड़ा संकट है, क्योंकि ये भाजपा है, बहुत बड़ी पार्टी है। पांव छूते छूते हाथ थक जाते हैं, झुकना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता यहाँ बैठे हैं। अब वहाँ थे तो वहाँ एक आदमी था, भैया का जयकारा लगाते थे, मामला ठीक चल रहा था। लेकिन चूंकि धार्मिक मामला आ गया और उस पर राकेश सिंह और अभय सिंह रामलला के नाम पर कुर्बान होने को तैयार हो गए, तो उन्होंने कहा चलो अब यहाँ से कुर्बानी दूसरी ओर दी जाए। समायोजन होना था मनोज पांडे का, अब इस्तीफा दें तब तो चुनाव लड़ पाए, अब निकाल दिया गया तो ये उनके लिए एक अवसर है। इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने में एक रिस्क है कि भाई वो जब भाजपा की आंधी चली तब भी राकेश सिंह गौरीगंज में जीत गए और ऊंचा हार में मनोज पांडे रायबरेली में जीत गए सपा के टिकट पर। तो इसका मतलब सपा का वोट बैंक वहाँ मजबूत है। और अगर चुनाव में जाते हैं इस्तीफा देकर तो कहीं वहीं ढेर ना हो जाए, ये भी तो एक उठाने वाला न मिले, ये रिस्क है। लिहाजा लोग इस आश्चर्य में हैं कि आखिर निर्णय लिया जाए तो कैसे लिया जाए। वैसे पांडे जी बहुत जुगाड़ू आदमी हैं
वो जब तक दूसरे सदन का कोई इंतजाम नहीं हो जाए कि हारे के बाद भी अगर वहाँ बैठने का मौका मिले तब तो वो लड़ेंगे, और नहीं तो वो कहेंगे कि ऐसे ठीक है चलने दो, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ठीक ठाक मिली हुई है। स्कोट उसकोट हारन सायरन बजाते चलती है, जिले में काम धाम सुना जा रहा है। तो फिर 1.5 साल के लिए अगर मंत्री पद हाथ से खिसक रहा है तो खिसक जाए, अगली बार ट्राई कर लेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव होगा वो इन बागी विधायकों की किस्मत का भी फैसला करके आएगा कि पहले तो इन्हें क्या टिकट मिलेगी, और अगर टिकट मिल गई तो क्या ये जीत के वापस आ पाएंगे। तो जिन उद्देश्यों और ख्वाबों को लेकर राही अपनी मंजिल की ओर चले थे, अभी वहां पहुंचने में वक्त है और उसका परिणाम आने में भी वक्त है। अब बात समाज के सबसे निचले और कमजोर तबके की, जिसको बड़े बड़े शब्दों में अन्नदाता कहा जाता है, बड़ा सम्मान दिया जाता है, लेकिन हकीकत में उसका शोषण करने में कहीं ना तो अधिकारी चूक रहे हैं और न ही सरकार। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि सरकार किसानों की आय दुगना करना चाहती है, वो दावा करती है, लेकिन जब बात शोषण की आती है, कालाबाजारी की आती है, तो वो खुलेआम होता है, हर साल होता है और उसको कोई रोक नहीं पाता है। तो कैसे आय दुगनी होगी? आय किसान की दुगनी होगी कि अफसर की दुगनी होगी कि मंत्री की दुगनी होगी? ये भी एक रिकॉर्ड सरकार को देना चाहिए और ये बात सामने आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रताप शाही पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री के पद पर हैं, उनका 9वां साल चल रहा है। हर साल जब धान की बुआई का सीजन आता है तो यूरिया की, डीएपी की कालाबाजारी होती है, खुलेआम होती है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर बनाया कि इस पर आप शिकायत करिए, वीडियो भेजिए कि आपके साथ अगर ओवर रेटिंग हो रही है, आपको बीज नहीं मिल रहा है, आपको खाद नहीं मिल रही है तो। और जब उस पर भरमार हो गई शिकायतों की तो फिर मंत्री जी छटपटाहट में सीतापुर में जा धमके, और धान की बुआई के सीजन में उनको ये बात पता चली कि 283 रुपए की यूरिया की जो बोरी है वो बाजार में 330 रुपए से लेके 370 रुपए तक में मिल रही है। यानी कि यूरिया सरकार की जो दाम है उससे अधिक दाम पर बिक रही है, और किसानों की ये मजबूरी है कि सीजन निकल जाएगा, 1 ही महीना बुआई का सीजन है, उनको मजबूरी में महंगी दामों पर यूरिया खाद खरीदना पड़ रहा है। कृषि मंत्री ने सीतापुर जिले में अपने छापे में खुद इस ओवर रेटिंग को पकड़ा है और उसके बाद उन्होंने वहां के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया। जब एक बोरी पे 50 से लेकर 100 रुपए बीच में कमीशन जा रहा है और एक जिले का आपको मैंने ये हाल है, तो 75 जिले में भी यही खेल चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल चलता है। छापा मारकर वाहवाही लूटने वाले इस बात का ध्यान रखें कि ये जो ओवर रेटिंग का पैसा है ये खाली दुकानदार अकेले नहीं खाता है, ये जिले के कृषि विभाग के अधिकारी और मुख्यालय और ऊपर तक व्यवस्था आती है। ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हर साल दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हमारा हिस्सा न देना। सबको माल भी चाहिए और गाल भी बजाना है। उत्तर प्रदेश में एक दौर था जब आपने देखा कि खाद के लिए लाठियां चलती थी। योगी सरकार ने कहा हम इस चीज में बदलाव लाएंगे, लाठी नहीं मिलेगी किसान को, खाद मिलेगी। उस पर काफी हद तक रोक लग गई, लेकिन खाद कंट्रोल रेट से ज्यादा मिलेगी, इसको रोकने में सरकार आज तक नाकाम है। आज चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि जो प्रिंट रेट है उससे अधिक रेट पर खाद क्यों बेची जा रही है। नीचे लेने वाले के ऊपर तो आप छापा मार के FIR लिखवा दे रहे हैं, जेल भिजवा दे रहे हैं नीचे, और जो जिला कृषि के अधिकारी हैं उन पर आप निलंबन कार्रवाई कर देते हैं। एक दिन गए, हाहाकार मचाकर लौट आए, उसके बाद शांत होकर बैठ गए। इसके पीछे क्या मकसद है?
निदेशालय के अफसरों को आप बचाते हैं, शासन के अफसरों को आप बचाते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब कोई जिले में अफसर जाता है या कोई अफसर बहुत कड़क आ जाता है तो वो हर जगह जाके कार्रवाई करने लगता है और बताता है कि वो बहुत ईमानदार है, ऐसा पेश करता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो ईमानदारी शांत पड़ जाती है और कहा जाता है कि जो पहले बंधा रेट था अब वो और ज़्यादा हो गया है। उसके बाद साहब शांत हो गए। तो कहीं ऐसी जो आशंका है, इस नाते ये सब काम तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक एक सीजन में एक एक जिले से कई कई करोड़ का वारा न्यारा होता है। लाखों लाख बोरियां एक एक जिले में बिकती है खाद। तो छापे मारने के पीछे अगर कमीशन के रेट को बढ़ाना है तो ऐसे छापे दिखावटी हैं और गुमराह करने वाले हैं। और कृषि विभाग को ऐसी दिखावटी कार्रवाई से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप इस प्रदेश में अन्नदाता के अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, तो फिर आपको ऊपर से नीचे तक कार्रवाई में एक रुकता भी रखनी पड़ेगी। और सिर्फ एक छापा पर्याप्त नहीं है, इक्का दुक्का कार्रवाई से कुछ होने वाला नहीं है। आपको इस प्रदेश में किसान को उसके हक की चीज़ दिलानी होगी। तो ये समझने की बात है कि कार्रवाई करना है या दिखाना है, या इसके पीछे मंशा ये है कि किसान को उसका हक मिले, उसके साथ लूट ना हो, उसको जो सरकार ने रेट निर्धारित किया है उसी दर पे सामान मिले, तब तो वो तरक्की कर पाएगा। जब बीज से लेकर खादे में काला बाजारी का शिकार हो जाएगा तो उसकी आय बढ़ेगी कहाँ से। फिर आपके सामने एक बड़ी रोचक खबर है, क्योंकि जब हम सरकारी तंत्र में बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, लेकिन भ्रष्टाचार पर बदनामी के किस्से आपके सामने आए दिन आते रहते हैं। जिसे जहां मौका मिलता है वो वहीं खा रहा है। ये बात अलग है कि मात्रा अलग अलग है, लेकिन सरकार के खजाने की सफाई करने में कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मौका चूकने को तैयार नहीं है। आज ताज़ा मामला हम आपके लिए लेकर आए हैं, सरकार के नाक के नीचे लेकर आए हैं। लखनऊ में गोमती नदी की सफाई का मामला है। लखनऊ नगर निगम गोमती नदी की सफाई के लिए 50 नाविक रोज लगाता है। वो 20 नाव से गोमती नदी की सफाई करते हैं। इसकी सफाई पर हर महीने लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि गोमती में अगर आप जाएंगे देखने तो वहाँ पर ना तो कोई आपको नाव मिलेगी, ना कोई नाविक मिलेगा। और यह खुलासा एक सभासद ने किया है और नगर निगम की ऑडिट टीम ने किया है। उसने कमिश्नर को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें इस बात का खुलासा है कि गोमती नदी में सफाई के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नाव चलती हुई पाई नहीं गई है। गोमती में पहले भी सफाई के बहुत सारे अभियान चले। जो गंदे नाले उसमें गिरते हैं उनको रोकने के लिए बड़ी कवायद हुई। इसमें सिंचाई विभाग ने भी हाथ लगाया, जल निगम भी और नगर निगम ने भी अभियान चलाया। पर आप आज भी देखते हैं कि गोमती नदी का पानी काला है, उसका नतीजा आज तक शून्य है। गोमती गंदगी से पटी है, उसके जलकुंभी भरी हुई है। अब इस बार नगर निगम का जो आरआर विभाग है उसने ठेके पर गोमती नदी की सफाई का काम दिया था, जिसमें रोजाना 20 नाव की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसपे 50 नाविक लगातार 7 दिन लगकर गोमती की सफाई करनी थी उनको। लेकिन जब गोमती नदी का निरीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि ना तो कोई नाव है और ना कोई सफाई कर्मी। और यह बात भाजपा के एक नेता ने ही, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि नगर निगम के जो अफसर हैं वो काले कारनामे कर रहे हैं और उनकी पोल मौके पर जाकर उन्होंने खोली है। लेकिन जिस तरह से सफाई के बहाने वित्तीय क्षति हो रही है, ये अपने आप में एक घाटे में चल रही संस्था पर हथौड़े जैसी चोट मारने की तरह है। जांच में ये तथ्य सामने आया कि जो नावें चल रही हैं उनका भुगतान का कोई दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है।
बैंक स्टेटमेंट नहीं मिल पा रहा है। जो नाविक नदी में काम कर रहे थे, जो नावें चल रही थी, उनका कोई फोटोग्राफ भी नहीं लिया गया है। तो इससे एक बात ये साबित होती है कि नगर निगम चाहे जितना घाटे में हो, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो गोमती नदी की सफाई करने के बहाने सरकार की खजाने की सफाई करने में लगे हैं। स्मार्ट सिटी हालांकि कहते हैं, लेकिन स्मार्टनेस की क्या परिभाषा है, ये इस लखनऊ में रहने वाले बहुत सारे लोग खुद ही नहीं जानते। ये तो भला हो पार्षद रंजीत सिंह का, जिन्होंने गोमती की एक समस्या को सोशल मीडिया के थ्रू उठाया है, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद कम है। तो जब राम नाम जपना पराया माल अपना, जिस गंगा और गोमती में लोग नहाकर अपने पाप धुलने के लिए आते थे, वहाँ पर लोग घोटाला करके पाप लेने में नहीं चूक रहे हैं, तो ऐसे समाज में, ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे कारपोरेशन का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार और बेईमानी जब नस नस में चली जाती है, तो चाहे वो धार्मिक महत्व के स्थल हो, चाहे पौराणिक नदियां हो, चाहे कितना ही पवित्र काम हो, आदमी की लालच इन सब पर भारी पड़ती है और इसका खामियाजा उस इलाके के लोग भोगते हैं। बात अब उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों की और यूपी के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर होने वाले फेरबदल की संभावना की। एक आहट सुनाई पड़ रही है। डीजीपी राजीव कृष्णा भी जब से आए हैं तब से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन आगामी 30 जून के बाद उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों में आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये परिवर्तन डीजीपी और एडीजी लेवल के अफसरों में होगा। राजीव कृष्णा के पास पहले से कई विभाग हैं, लेकिन इसी बीच 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा रिटायर हो रहे हैं 30 जून को, और उनके रिटायरमेंट के बाद एक व्यक्ति उनकी जगह पर प्रमोट हो जाएगा। आदित्य मिश्रा के पास डीजी फायर सर्विस का चार्ज है, वो खाली हो जाएगा पद, और यूपी में अभी इस समय डीजी विजिलेंस का पद पहले से खाली है, तो 2 पद ये खाली हो जाएंगे। और लखनऊ जोन के जो एडीजी हैं एसबी शिरोडकर, वो पहले से प्रमोट होकर डीजी के लेवल पर आ चुके हैं, यानी कि डीजी पद पर उनकी भी तैनाती 4-6 दिन में हो जाएगी 30 के बाद। तो आदित्य मिश्रा के बाद ये माना जा रहा है कि गोरखपुर के एडीजी जोन केएस प्रताप कुमार अब डीजी पद पर प्रमोट हो जाएंगे। हालांकि उनसे ऊपर जकी अहमद का नाम था, लेकिन जकी अहमद इस समय केंद्र में है प्रतिनियुक्ति पर और बीएसएफ में तैनात हैं। तो आदित्य मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद फिर केएस प्रताप कुमार को डीजी लेवल पर प्रमोशन दिया जाएगा। तो एसबी शिरोडकर और केएस प्रताप कुमार 2 लोग डीजी लेवल में आ जाएंगे और इनको पोस्टिंग दी जाएगी। एक चर्चा ये भी है कि वर्तमान डीजीपी जो राजीव कृष्णा हैं, उनके पास इस समय कई विभागों का चार्ज है। एक तो वो विजिलेंस के भी निदेशक हैं, दूसरा भर्ती बोर्ड के वो डीजी हैं, और तीसरा वो डीजीपी है ही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक पद वो छोड़ेंगे, तो जो 2 अफसर ये प्रमोट होंगे उसमें से इन लोगों को वहाँ पर कहीं समायोजन मिलेगा। ये भी माना जा रहा है कि एसबी शिरोडकर चूँकि इंटेलिजेंस विभाग में पहले रह चुके हैं, वो लखनऊ के कमिश्नर बनने से पहले वहाँ तैनात थे। उनकी कार्यशैली जो है वो इंटेलिजेंस के मामले में उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बेहतर है। लखनऊ कमिश्नर रहते उन्होंने एक ईमानदार अफसर की और सादगी पसंद अफसर की एक छवि बनाई थी, उस पर आज तक कोई दाग नहीं लग पाया। ये 2 पद तो चलिए 2 लोगों से भरे जाएंगे, लेकिन फिर 2 जोन भी खाली हो जाएंगे, एक लखनऊ जोन, दूसरा गोरखपुर जोन। इन दोनों जोन पर अब किसकी तैनाती होगी, इसमें नए डीजीपी राजीव कृष्णा का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा, क्योंकि राजीव कृष्णा के बारे में कहा जाता है कि वो तटस्थ भाव से काम करने वाले अफसर हैं और
वो लोगों को अवसर देने में विश्वास करते हैं। तो हो सकता है कि पिछले कई समय से जो लोग किनारे चल रहे हैं, संट पोस्टिंग में हैं, एकेडमी में तैनात हैं, उनको हो सकता है एक बार मुख्य धारा में वो लाने का अवसर दें। तो ये 2 जोन में अगर आपको नए एडीजी दिखाई पड़े तो ये मानिएगा कि सरकार ने डीजीपी की मंशा के अनुरूप 2 लोगों को फिर से मुख्य धारा में काम करने का अवसर दिया है। हालांकि ये सब चीज़ें लंबे मंथन के बाद तय होंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि यूपी में 30 जून के बाद पुलिस महकमे में आपको कुछ नए चेहरे ज़रूर दिखाई पड़ेंगे और इन तैनातियों में जो मैंने आपको बताया इसमें बड़े फेरबदल आपको नज़र आएंगे। फिलहाल अब हम पावर सेंटर के आखिर में हैं और जाते जाते मुनव्वर राना साहब की कुछ लाइनें आपके लिए मैं फिर छोड़ जाऊंगा, जिसमें वो आदमी की फितरत पर लिखते हैं कि अवसर के हिसाब से व्यक्ति को बदलना नहीं चाहिए। जो लोग तटस्थ होते हैं, वचन के पक्के होते हैं, जिनका अपना एक चरित्र होता है, वो थोड़े समय तक परेशानी तो झेलते हैं, लेकिन वक्त और इतिहास दोनों फिर उनके साथ इंसाफ करता है। तो सुनिएगा कि सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता, हर सहेली से रुपट्टा नहीं बदला जाता, हम की शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। ऐसा लगता है कि वो भूल गया है हमको, अब कभी भी खिड़की का पर्दा नहीं बदला जाता। और उम्र एक तल्ख हकीकत है मुनव्वर, फिर भी जितना तुम बदले हो उतना नहीं बदला जाता। नमस्कार।